नमस्कार। ज्ञान बेबी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इससे पहले हमने जर्मनी का एकीकरण देखा था। जर्मनी एकीकरण के साथ साथ ही इटली का एकीकरण होता है। तो इटली का एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या बदलाव आया, पहले वो पृष्ठभूमि समझते हैं। जब यूरोप में एक छोटा सा रोम राज्य था फर्स्ट शताब्दी के समय, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया और चौथी या पांचवी शताब्दी के आसपास रोम में जो योग्य शासक नहीं थे, इस कारण उसके दो भाग हो गए थे। तो दो भागों में एक भाग पर तो शासकों का था, दूसरे पर जो मुस्लिम शासक थे उनका अधिकार था। मुस्लिम शासकों के साथ साथ ही दूसरी तरफ सामंत व्यवस्था थी। सामंत व्यवस्था में देखा जाए तो जो सामंत लोग थे वो अपनी मनमानी करते थे या अपने प्रकार से कार्य करते थे। तो फिर क्या हुआ, जो रोम था एक शक्तिशाली राज्य, दो भाग बने, दो के बाद छोटे छोटे कई राज्यों में बंट गया और सब अपने अपने तरीके से रहन सहन, अपने अपने रीति रिवाज सबने अपना लिया। कोई एक राष्ट्र ध्वज नहीं, एक राष्ट्रीय गान नहीं। तो फिर इस प्रकार के कुल 13 राज्यों में विभक्त हो गया था इटली। अब 13 राज्यों को एक कैसे किया जाए, तो एक करने में कई प्रकार की बाधा भी आई थी। जैसे हम बाधाएं देखें तो पहला तो जो इटली के राज्य थे उस पर विदेशी सत्ता का प्रभुत्व था। दूसरी बात, जो रोम था, रोम में पोप का राज था, तो पोप ये नहीं चाहता था कि मेरा साम्राज्य समाप्त हो। तीसरी बात, जो नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड यहाँ आता है, उसके समय ये होता है कि वो जो चला जाता है 1815 में, तो फिर वापस जो कुलीन वर्ग था वो अपनी सत्ता संभालने के काबिल हो गए, या उसने सोचा कि हम अपना प्रभाव जमा लें। तो ये कुछ ऐसे बाधाएं हैं। जब नेपोलियन आता है बोनापार्ट 1789 ईस्वी में वो जर्मनी पर अधिकार करता है और उसके बाद उसी के साथ साथ 1896 ईस्वी में ये इटली पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इटली पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद ये क्या करता है, वाकुम चेंजिंग करता है इटली के अंदर। इटली के जो 13 राज्य थे उनको मुख्य रूप से 3 भाग में बांट देता है, जैसे उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तर में जैसे पिडमोन सार्डिनिया होता है, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सेवाई, नीस, ये प्रदेश उत्तर के हो जाते हैं और परमा, मेगना, टस्टनी और रोम ये बीच के मध्य हो जाते हैं और नेपस और सिसिली वो किसके हो जाते हैं, दक्षिण के। इस प्रकार 3 उसने भाग बना दिए नेपोलियन ने। भाग बनाने के साथ साथ उसने क्या किया, जो सामंत प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया और जो आंतरिक व्यापार के कर लगते थे उसको समाप्त कर दिया और पूरे राज्य में एक समान कानून लागू कर दिया गया। तो इससे जनता को बड़ा हाथ लगा और जनता के मन में ये विचार आया कि हम एक हो जाएं। राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जागृत हुई। तो उनके मन में ये लगा कि बार बार हम पर आक्रमण हो रहा है, कभी कोई शासक हम पर अधिकार कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम पूरे जो राज्य हैं वो एक हो जाएं ताकि हम पर कोई आक्रमण या अधिकार नहीं कर पाए। इसके बाद जो बौद्धिक विचारक थे, बौद्धिक विचारों का भी खूब प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी कविता, लेखनी और विचारों से जो इटली के वासी थे उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। तो अब बाधाएं देखते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे कुलीन वर्ग वाला था, तो ये सामंत वापस अपनी सत्ता, जैसे 1815 नेपोलियन का पतन हो जाता है वाटरलू के युद्ध के बाद, तो ये चला जाता है और फिर जो कुलीन वर्ग अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, वो कभी नहीं चाहेंगे इटली का एकीकरण हो। उसे पता है कि एकीकरण हो गया तो हमारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सैनिक शक्ति भी कमजोर थी और इटली के वासियों के अंदर राष्ट्रीय भावना की जागृति नहीं थी, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग धर्म के मानते थे। और खास बात क्या थी, जो इटली का एकीकरण चाहते थे, जैसे मेजीनी था, गैरिबाल्डी था, काबूर था, तो इनके विचार ही नहीं मिल रहे थे। मेजीनी और गैरिबाल्डी चाहता था कि गणतंत्रात्मक राज्य हो, लेकिन काबूर चाहता था कि राजतंत्रात्मक राज्य हो। तो इनके विचार भी नहीं मिल रहे थे। तो कुछ ऐसी बाधाएं थी जिसके कारण इटली का एकीकरण में बाधाएं के निवारण का जरूरी था। तो पहले हम बाधाएं देख लेते हैं इटली के एकीकरण की।
बाधाएं। नंबर 1, इटली राज्यों पर विदेशी सत्ता का राज। मैंने आपको बताया 3 भाग बना दिए गए थे। जो ऊपर का फर्स्ट भाग था जिसमें लोम्बार्डी वेनेशिया आता है और एक सार्डिनिया आता है, पिडमोन आता है। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया। और जो मध्य भाग में था जैसे परमा है, मेडेना है, टस्कनी, उस पर राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिश्तेदारों का अधिकार था। और जो दक्षिण में है नेपल्स और सिसिली, उस पर भी फ्रांस के कुछ रिश्तेदारों का अधिकार था। और जो बीच में रोम बसता है, रोम पर पोप का अधिकार है। और पोप को सहायता किससे मिलती है? फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस का सीधा रोम पर अधिकार। तो इस प्रकार पूरे इटली के राज्यों पर विदेशी सत्ता का प्रभाव था, इसलिए एकीकरण में बाधा थी। हम 2 देखें तो पोप अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता था, नहीं चाहता, कभी नहीं चाहेगा पोप के मेरा साम्राज्य खत्म हो। तो इसलिए ये भी एक बाधा थी इटली के एकीकरण में। तीसरी बात है, जो 3 भाग बना दिए गए थे इटली के, 3 भाग, तो तीनों भागों की राजनीतिक विचार अलग अलग थे, जनताएं अलग अलग प्रकार के विचार रखती थी। तो ये भी एक मुख्य रूप से बाधा थी। अगला देखते हैं चौथा, तो कुलीन वर्ग वाला आता है। जो कुलीन वर्ग था उसने अपनी सत्ता वापस करना नहीं चाहिए, सत्ता वापस लाता है। मैंने बताया आपको 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है तो उसके बाद जो कुलीन वर्ग है वो अपनी सत्ता वापस स्थापित करना चाहते हैं। तो कुलीन वर्ग कतई नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो। अगर एकीकरण हो जाए तो वो अपना प्रभुत्व खो देते हैं। तो ये कुछ बाधाएं थी। एक बाधा और देखते हैं। इसके बाद में अगली बाधा आती है सैनिक शक्ति कमजोर। सैनिक शक्ति कमजोर। जो इटली की सैनिक शक्ति थी वो भी कमजोर थी, क्योंकि अलग अलग राज्य में बंटा हुआ था, अलग अलग सैनिक थे, कम संख्या में थे, तो सैनिक शक्ति भी कमजोर। और अगली बात आती है उसमें जो जनता थी, जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं थी, वाद की भावना जागृत नहीं थी। जो इटली की जनता थी उसमें सबके अलग अलग रिवाज, अलग अलग रीति मानते थे, इसलिए उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत नहीं थी। और एक आता है आपके कारण, जो मुख्य कारण है, जो इटली का एकीकरण चाहते थे उसके विचार नहीं मिलते थे। जैसे मैंने आपको बताया जो मेदिनी था, गेरिबाल्डी, इन दोनों के क्या विचार थे? ये गणतंत्रात्मक राज्य चाहते थे, ठीक है। और जो काबूर था, काबूर राजतंत्रात्मक राज्य चाहता था। तो इनके विचार नहीं मिलते थे। तो ये कुछ ऐसी बाधाएं थी इटली के एकीकरण में। आगे हम देखते हैं इन बाधाओं का निवारण कैसे हो और कैसे जो छोटे छोटे 13 राज्य बने हुए हैं इटली के, उसका एकीकरण। तो हम सहायक तत्व देखते हैं इटली के एकीकरण में कौन कौन से सहायक तत्व थे। तो सबसे पहले बोधक विचारक आते हैं। बोधक विचारक में जो बोधक विचारक होते हैं वो इटली की जनता के मन में या इटली के जनता के ऐसे भाव प्रकट करते हैं अपने लेखनी द्वारा, अपनी भाषा द्वारा, अपनी कविता द्वारा, ताकि उसके मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो और वो एक होना चाहे। उसके बाद में होता है कारकोनरी की स्थापना होती है। ये कब होती है? 1810 ईस्वी में। और कर्ता कौन है?
नेपल्स, ठीक है। तो कार्बोनेट की स्थापना 1810 में नेपल्स ने की है और इसके उद्देश्य क्या थे, इसमें सभी वर्ग के लोग थे, ठीक है ना, सभी वर्गों के लोग थे, सभी ने भाग लिया था इसमें कार्बोनेट में, चाहे कुलीन देख लो, श्रमिक देख लो, मध्य वर्ग देख लो, सभी वर्गों ने इसमें मुख्य रूप से भाग लिया था। अब कार्बोनेट की दो मुख्य ध्येय थे या दो मुख्य धाराएं थी। एक तो क्या था, जो इटली पर विदेशियों का अधिकार है उसको समाप्त करना, और दूसरी बात क्या थी, इटली को आजाद करवाना। ये दो मुख्य इनके उद्देश्य थे जब ये स्थापना हुई, लेकिन इसके उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाए कुछ कारण के वजह से। तो अगला आता है सहायक तत्वों के अंदर मेजिनी। वो किसकी स्थापना करता है, यंग इटली की। यंग इटली की स्थापना कौन करता है, मेजिनी करेगा। कब की है, 1831 ईस्वी में, ध्यान में रखना। यंग इटली की स्थापना मेजिनी करता है और करता कब है, 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में जब ये स्थापना करता है तो इसके विचार क्या है मेजिनी। मेजिनी एक कवि है, आदर्शवादी कवि है, और ये देश इटली को आजाद करवाना चाहते हैं। इसके अंदर राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये कहता है कि इटली का जो सत्ता है वो नवयुवकों के हाथों में दे दी जाए, क्योंकि नवयुवकों के अंदर बहुत काफी संख्या में शक्ति निहित होती है, इसलिए हम जो नवयुग है उसको हाथों में दें। और इसने 3 नारे भी दिए थे, परमात्मा पर विश्वास रखो, इटली सब भाई मिलजुल कर रहो, और इटली को स्वतंत्र करवाओ। ये उसके मुख्य रूप से 3 नारे भी थे। इसने इटली वासियों के अंदर, ये हम कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे पहले इटली वासियों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने वाले मेजिनी थे। इटली के एकीकरण में अग्रदूत हम मेजिनी को मान सकते हैं। मेजिनी ने जनता के अंदर इतना राष्ट्रवाद भावना भर दी, लेकिन जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग कथे नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इसलिए कुलीन वर्ग ने मेजिनी का विरोध किया और मेजिनी को इटली छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इटली छोड़ने के बाद भी काफी समय तक ये फ्रांस में रहकर भी अपनी कविता के माध्यम से इटली वासियों के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत रखा। ये मेजिनी का कार्य, फिर मेजिनी चला जाता है और मेजिनी का एक शिष्य होता है गैरिबाल्दी, उसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है काबुल। काबुल का जन्म हुआ है 1810 ईस्वी में और कुलीन वर्ग में होता है, ये ध्यान में रखना। 1810 में काबुल का जन्म होता है और होता क्या है, कुलीन वर्ग के अंदर। इसके जो पिता हैं काबुल के, वो एक नौसैनिक थे या नाव चलाने वाले, नौका चलाने वाले थे। तो काबुल ने शिक्षा अच्छी प्राप्त की और इंजीनियरिंग का पद भी प्राप्त कर लिया था, और अपने पिता के साथ ये बाहर घूमता रहता था। इसने फ्रांस, इंग्लैंड आदि की यात्रा भी की थी। तो जब ये इंग्लैंड और फ्रांस जाता है तो उस समय इसकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है इससे बड़ा प्रभावित होता है। इन दोनों की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उससे बड़ा प्रभावित होता है कौन, काबुल। और उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम हमारे राज्य मतलब इटली में भी इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करें। तो इसके मन में ये विचार उठा और ये धीरे धीरे इनके संपर्क में आया जो सार्डिनिया का शासक है विक्टर। सार्डिनिया का शासक कौन है, विक्टर। तो विक्टर इसको क्या करता है, 1847 ईस्वी में एक पद देता है जिसका नाम है वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री। इसको वित्त मंत्री या उद्योग मंत्री बना देता है कौन, विक्टर, जो सार्डिनिया का शासक है। कब बनाता है, 1847 ईस्वी में। इसके विचारों से जो विक्टर है बड़ा प्रभावित होता है और क्या करता है, 1852 ईस्वी के अंदर 1852 ईस्वी के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त
रहता है। चांसलर बोल सकते हो, प्रधानमंत्री बोल सकते हो, एक ही बात होती है। तो विक्टर जो किसका शासक है? सार्डिनिया का। पिडमोंट सार्डिनिया साथ में बोला जाता है। तो सार्डिनिया का शासक विक्टर है, उसने काबूल को 1852 ईस्वी में प्रधानमंत्री या चांसलर नियुक्त कर लिया है। अब काबूल को ये पता है कि हमारे जो इटली की स्थिति है कैसी है, कैसे जो छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ है उसको एक करना है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इटली का एकीकरण करने में तो ये भी राष्ट्रवादी भावना से फूट भरा है, मेजीनी के अंदर भी राष्ट्रीय भावना फूट भरी है, लेकिन दोनों की विचारधारा नहीं मिलती है। मेजीनी चाहता है कि इटली वाले ही इटली का एकीकरण करें, लेकिन काबूल चाहता है या काबूल सोचता है कि विदेशी शक्ति के बिना हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते या इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों में मतभेद भी होते हैं काफी इस चीज को लेकर कि हम अंदर वाली ये मेजिनी क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेजिनी कहता है कि इटली पर पहले से ही, हमारे राज्यों पर पहले से ही विदेशी सत्ता का प्रभुत्व है, तो उसी से हम सहायता क्यों लें। लेकिन काबूल को पता था कि इटली के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि अब वो अपना उसका एकीकरण कर पाए, और सैनिक शक्ति मैंने आपको बताई कमजोर थी। तो काबूल क्या करता है, इसको स्थिति पता है इटली की, तो सबसे पहले 80,000 सैनिक तैयार करता है। एकीकरण के समय सबसे पहले युद्ध करना पड़ता है, युद्ध में सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ी है? सैनिक शक्ति की। तो 80,000 सैनिक शक्ति ये अच्छी प्रकार खूब पैसा खर्च करके तैयार करता है। अब ये एक मौके की तलाश में होता है कि हमें जो बाहर फ्रांस है, इंग्लैंड है, प्रसा है, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए ताकि मुझे उसका सहानुभूति मिल जाए और उसकी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, उसका सैनिक शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि मैं अपने इटली का एकीकरण कर पाऊँ। उसी समय रूस में क्रेमिया स्थान है, वहां पर युद्ध होता है। किस किस के बाद? उधर क्रेमिया होता है, इधर फ्रांस भी लड़ता है, इंग्लैंड भी लड़ता है और प्रशा भी लड़ता है उस युद्ध के साथ। तो ये बिना मांगे ही, ना तो इंग्लैंड इससे सहायता मांगता है ना फ्रांस मांगता है, लेकिन काबूल अपने 18,000 सैनिक उस युद्ध में देता है। क्यों देता है पता चल गया, क्योंकि उससे सदा सैनिक प्राप्त कर लेते थे, तो उसको ये मौका की तलाश थी, मौका मिला और इसके भाग्य ने साथ दिया और क्रेमिया हार गया और जो उसकी शक्ति जिसने इसको सहायता दी वो जीत गए। तो जीतने के बाद क्या होता है, एक पेरिस में सम्मेलन होता है। कहाँ होता है? पेरिस के अंदर। और उस सम्मेलन के अंदर काबूल को आमंत्रण मिलता है कि आप आइए हमारे सम्मेलन में। काबूल इसी की फिराक में था, कब मुझे इनविटेशन मिले, कब मौका मिले और कब मैं वहां जाऊं। तो काबूल वहां जाता है और वहां जैसे उसको स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाता है, तो ये अपनी जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया है वो अंतरराष्ट्रीय समस्या बना देता है। कैसे? ये कहता है कि हमारे जो राज्य हैं इटली के, उस पर विदेशी जैसे ऑस्ट्रिया का शेप है, उसकी सत्ता है, उसे हमें आजाद होना है। तो इस प्रकार का अच्छी स्पीच देता है ये, जिससे वहां बेटे जैसे फ्रांस का शासक उस समय कौन था? नेपोलियन थर्ड, वो बड़ा प्रभावित होता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए। अब सोने पे सुहागा, काबूल यही चाह रहा था कि मुझे कुछ ऐसा मिले। तो काबूल कहता है कि हम मिलकर आप हमें 2 लाख सैनिक की सहायता कर दीजिए, ताकि जो लेबार्डी और वेनिसिया किसके अधिकार में है? ऑस्ट्रेलिया के, उसको हम प्राप्त कर लें और उसके बाद में धीरे धीरे बर्मा मेडिना उसको भी धीरे धीरे प्राप्त कर लेंगे। तो आप हमारी उधर सहायता कर दीजिए। और ये बड़ा उसके विचारों से प्रभावित हुआ फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय, और वो सहायता के लिए हामी भर देता है। अब आता है आगे का चरण, 3 चरणों में। एक तो काबूल होगा, एक गेरिबाल्डी, दोनों मिलकर एक विक्टर जो किसका शासक है? सार्डिनिया का। तीनों मिलकर 3 चरण में आगे इटली का एकीकरण करेंगे। अब काबूल का क्या योगदान रहा, गेरिबाल्डी का क्या योगदान रहा, विक्टर का क्या योगदान रहा, कैसे जो छोटे छोटे 13 राज्य में विभक्त था इटली, उसका एकीकरण कर पाए, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।